नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी पूरक पुस्तिका प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियों के अंतर्गत उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर का वाचन करेंगे एवं उसके मूल भाव को समझते हुए उसके काठिन्य का निवारण करेंगे। पंच परमेश्वर कहानी में प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट किया है कि पंच के पद पर आसीन होकर ना कोई किसी का मित्र होता है और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। पंच के पद पर जो बैठता है वह उसकी वाणी से ईश्वर की वाणी निकलती है। उसके कहे गए कथन को ईश्वर के कथन के समान ही मान्य समझा जाता है। तो आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर का अध्ययन करेंगे। पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने को गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे और मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। समझ में आ गया? अब हम कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे। जुम्मन के पूज्य पिता जुमाराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियां माजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी ठंडा विराम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती है, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो वह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी थी। विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक विश्वास था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के 5 गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा दृष्टि की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख
अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बनने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उनके पास कुछ मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खाला जान का खूब सेवा सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगे। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना, पर जब सहा न गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहां फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ आते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होती है, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसका शत्रु बनने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो आएंगे नहीं, पंचायत करने के लिए आएंगे नहीं ना। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी रहती हैं। वह उनके पास कुछ जमीन थी, जुम्मन शेख ने अपने नाम लिखवा ली और उन्हें यह कहा कि अब उनका वह भरण पोषण वह करेंगे। कुछ दिन तो वह ठीक से रहे, बाद में उन्होंने उनका भरण पोषण पर्याप्त नहीं होने लगा, तो वो कहती है कि मुझे पैसे दे दिया करो। जुम्मन उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं और अंततः बूढ़ी खाला यह निर्णय करती है कि अब वह पंचायत करेंगी। जुम्मन को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आसपास के गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे दुश्मनी कर सके, अर्थात सभी उनके ऋणी, उनके अनुग्रहों के ऋणी हैं और सभी उनके बात को ही मानेंगे। और इस बात को लेकर वह एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि पंचायत में उन्हीं की जीत होगी। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ते रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दुर्भर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हाहू करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने भर की गालियां दी और कहा, कब्र में पांव लटके हुए, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मरती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती गृहस्थी में क्या काम है?
कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला था। झुकी हुई कमर, पोपला मुख, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न हो। ऐसे न्याय प्रिय, दयालु, दीन वाचाल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुख को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपदा तो सबके आगे रोए आई, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यो तो आने को तो आ जाऊंगा परंतु पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला कहती है, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगी? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे से कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न देकर सका। उसके हृदय में वे शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी कर रखा था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता तो वह उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहां भी पंचायत शुरू हुई। फर्श को एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धो कर काटा। अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकम बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा अपना दुख किसको अपना दुख सुनाओ? तुम लोग जो राह निकाल दोगे उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेबस को की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊं। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियां किसे पंच बदते हो? अभी इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनमें किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बजे, मुझे कोई उर्ज नहीं है। खाला ने भिन्ना कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देते?
मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जुम्मन के आक्षेप को समझ गई, बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन, कैसी बात करते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उसे ही सरपंच बदती हूं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपा कर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि जुम्मन से मेरी गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्तों के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुख से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा उससे तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारे लिए बराबर हो, नजर में बराबर हो। तुम पंचों में से जो कुछ अर्ज करना हो, तुम्हें पंचों से जो कुछ अर्ज करना है करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है, अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खाला ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या काम है। खाला जान मुझे माहवार खर्च अलग मांगती हैं, जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं, इससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। मुझे तो बस पंचों से कहना है, मुझे तो बस यही कहना है, आइंदा पंचों को अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनगी आदमी था। उसने जुम्मन से जुर्रत शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, ना मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना होगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। इतने में अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले में विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा हो जाती है। अगर ऐसे कपटी धोखेबाज न होते
तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता है? यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्म का ही दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू की इस जो उन्होंने वो किया था, पंचायत की थी, की प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे, वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्तों से दोस्ती की जगह है, परंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही अन्य वादियों पर कृपा, ऐसे ही सत्यवादियों पर यह पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो यह कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतनी पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका और सचमुच यह बालू के समेत की ही जमीन पर खड़ा था। अब उनमें शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत करने लगे। वे मिलते जुलते थे, परंतु उसी तरह से जैसे से बात मिलती है। जुम्मन के मन में अपने मित्र की कुटिलता आठों पहर खटकती थी। वे इसी फिराक में रहते थे कि किस तरह से बदला लेने का अवसर मिले। अलगू चौधरी खालाजान के पक्ष में निर्णय देते हैं। वे कहते हैं कि पंच के पद पर आसीन होकर वह झूठ नहीं बोलते हैं, और इस वजह से अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता टूट गई और वे अब सिर्फ शिष्टाचार निभाने लगे। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर के बैलों में से एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पछाई जाति के, सुंदर, बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के लोग, गांव के लोग दर्शन करते थे। दैव योग से जुम्मन के पंचायत के 1 महीने बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन के दोस्तों ने कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान भले ही कर जाए, पर खुदा नेकबंद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दे दिया था। चौधराइन ने भी जुम्मन को पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय में एक दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। जुम्मन ने किसी तरह से शांति स्थापित की और उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे रणभूमि से भी हटा ले गए। जब इधर अलगू चौधरी ने भी समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण ढंग से किया। अब अकेला बैल किस काम का है? इसका जोड़ बहुत ढूंढा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह हुई कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखट के 3 खेप हो जाए। आजकल तो एक ही खेप के लाने पड़े हैं। बैल देखा, घाड़ी में दौड़ाया, बात बौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर दुकान पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज ही थी, घाटे की परवाह न की।
समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। एक दिन में तीन बार चार खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से ही काम था। मंडी से गए, वहां से कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छाटे क्षमा से कभी बही में जोते जाते थे, खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहां बैलराम का राकिब था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, यही नहीं कभी कभी तो घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खखहरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहां वह सुख चैन और कहां यह आठों पहर की गुलामी। महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दुर्भर था, हड्डियां निकल आई थी, पर था यह पानीदार, मार की बर्दाश्त न था। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर भी न उठते थे, परंतु साहू ने उसे कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा कड़ा कर कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि दम ले लूं, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, अपने आप को शक्ति किए, पर धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी बहुत रोए, टांग पकड़कर खींचा, बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठुसो दी, पर मृतक भी कहीं उठ सकता है। अतः साहू को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बैल की आग की तरह साझ होते ही बंद हो जाता है, न कोई नजर आता है, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर 2 और सोटे लगाए और कोसने लगे, अभागे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी बहुत जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी के उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपए कमर में थे। इसके अलावा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, अतः छोड़कर कहीं भी जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे घाड़ी पर ही लेट गए। वही रज्जगा करने की तान ली, चिलम पी गई, फिर हुक्का पिया गया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पांव फटने पर जो नींद टूटी तो कमर पर हाथ रखा तो थैला नदारद, भागकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस से बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगे। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआई ने जब बुरी सुनागत सुनी तो पहले रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया था कि जन्म भर की कमाई लूट गई। घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते तो समझू साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते थे और अंट संट बगने लगते थे। वहां यहां तो 2 जन्मों की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले आए, आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें निरा पोंगा ही समझ रखा है, हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे, पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ, तब दाम लेने आना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने भर के बदले 2 महीना जूत लोगे
और क्या लोगे? चौधरी के शुभचिंतकों की कमी नहीं थी। ऐसे अवसरों पर वह एकत्र हो जाते और बयाने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धुलो लेना आसान नहीं था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने चले गए। अब सहुआइन ने मैदान ले लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू को दिलासा देकर घर से निकाला और परामर्श लेने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा। पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू हुए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। यहां भी संध्या का समय था। खेतों के में कौए पंचायत कर रहे, पेड़ों पर खेतों में कौए पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था कि मटर की फलियों में से कौन ज्यादा नहीं है। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की दुकान पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ों की डालियों पर बैठे शुक मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरौवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने उन अचानक थप्पड़ मार दिया है। रामधन अलगू के मित्र थे। वह ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्ज तो नहीं है? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उर्ज होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांत कुटी में बैठा कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते ही जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है, मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी संकुचित, विचारशील और न्यायपरायण होती है, यह उसका उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नव युवक युवावस्था में कितना उदंड रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं, वह उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत प्रिय हो जाता है, यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का ही फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपने जिम्मेदारियों का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी सदृश्य है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह उचित मेरा साथ में जी भर उचित नहीं है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू ने बैल का उचित मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय ब्राह्मण रियायत करना चाहते थे। बैल के मर जाने पर समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य
अतिरिक्त समझू साहू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशु के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और जुम्मन समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में विचार किया। समझू को उचित है कि वह बैल का पूरा मूल्य दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसमें कोई कमी नहीं थी। अगर उसे समय दाम दिया जाता तो आज इसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम कराया गया, उसके दाने खाने का कोई प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू साहू ने जानबूझ कर बैल कर मारा है, अतः उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। समझू साहू ने कहा। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होना चाहिए। जुम्मन बोले, बस यह अलगू की इच्छा पर निर्भर है कि वह रियायत करे तो यह उसकी भलमानसी। अलगू चौधरी भूले न समाए। उन्होंने खड़े होकर जोर से कहा, पंच परमेश्वर की जय हो। इसके साथ ही चारों ओर प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय हो। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों जब पंच के पद पर आसीन होते हैं तो दोनों न्याय का साथ देते हैं, क्योंकि सरपंच के पद पर आसीन होकर ना कोई किसी का मित्र होता है और ना शत्रु होता है। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।